हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार यानी जो सहायक कुल सचिव है, इसके ऑनलाइन फॉर्म आपकी ऑनगोइंग है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 5 मार्च 2026 यहाँ पर रखी गई है। तो आपकी ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट आपके लिए कुछ ही आपको समय बचा हुआ है, नहीं कुछ ही दिन आपकी शेष बची हुई है। तो अभी तक जिस भी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट टाइम टाइम पर आपको मिल सके। और प्लीज़ आप सभी चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, टर्म एंड कंडीशन, इसको शॉर्ट में हम देख लेते हैं। और आप सभी को भी ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले एक बार इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है, इसको आपको जरूर रीड कर लेना है, उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं 7 मार्च यहाँ पर रखी गई है आपकी। यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी सॉरी आपकी 5 मार्च यहाँ पर रखी गई है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपकी 5/3 आपकी। तो अब एक बात आपको अभी क्लियर कर देते हैं हम। बहुत से अभ्यर्थियों को लेकर एक डाउट आ रहा है क्या कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट भी आपको आयोग को भी सेंड करना है या नहीं करना है। तो आपको हम क्लियर कर देते हैं, अभी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। यदि सेंड करना होता है तो यहाँ पर क्लियर एमपीपीएससी मेंशन करता है कि इस डेट तक आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म को भरने के बाद आपकी सभी अवेलेबल सेंड करना होगा। तो ये आपकी पोस्ट है, बाकी इसमें आप देख सकते हैं। अब चलिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट 12 है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में आपकी डिवाइड कर दी गई हैं। बाकी यहाँ पर वैकेंसी की बात करें, देखिए यहाँ पर अस्थायी लिखा है, लेकिन आपकी वैकेंसी आपकी स्थायी ही होती है। इसमें आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% मार्क के साथ आपके पास स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। बाकी इसकी टर्म एंड कंडीशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपको देख लिया। इसके बाद मिनिमम एज आपकी 21 साल, अधिकतम आपकी 40 साल से यहाँ पर पूर्ण नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर देखिए इसकी सभी कुछ जानकारी इन्होंने क्लियर बोल दिया है, तो इसको एक बार जरूर पढ़ लेंगे। और जो इन्होंने आपको डाउट था, आपको हम दिखा देते एक बार। तो जो आपको यहाँ पर देखें, जो कि परिशिष्ट दिया है, तो ये अभी आपको सेंड नहीं करना है। जब आपका एग्जाम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो जब इंटरव्यू में शामिल होंगे तो उस टाइम जब डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो ये उस टाइम आपको भेजना होगा। अभी आपको नहीं भेजना है। इसमें आप क्लियर भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं आराम से। अब आपको एक बार और हम क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपकी एक पोस्ट है आपका जो बॉयलर इंस्पेक्टर की। देखिए इन्होंने बोला है कि आयोग कार्यालय में अभिलेख सहित आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 17 मार्च। तो इस पोस्ट में इन्होंने क्लियर बोला है, जिस पोस्ट में डॉक्यूमेंट सेंड करना होता है तो उसमें वो यहाँ पर क्लियर आपको मेंशन कर देते हैं। तो आपके डाउट यहाँ से क्लियर हो चुके होंगे। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सिंपल सा आप ब्राउजर में टाइप करेंगे एमपीपीएससी और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको जो पहली लिंक दिख रही mppsc.mp.gov.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे को यहाँ पर चले आइए। यहाँ पर नीचे को आएंगे आप, सिंपल सा थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हुए। तो यहाँ पर आपकी जो अप्लाई ऑनलाइन का आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई, इसी ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आपको दिखेगा। आपको नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर लिंक चल रहा है, किसी भी लिंक को यहाँ पर आप इस प्रकार से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो वैकेंसी भी चल रही है आपकी बॉयलर निरीक्षक की, तो इसके लिए भी आपको एलिजिबल हैं। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। अब जो सहायक कुल सचिव है, इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। इसके बाद जो चेक बॉक्स दिया है, इसको टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट आपको कर देना है। और इसके बाद आपको जो ब्लू कलर का एक विज्ञापन दिख रहा है, इस लिंक पर भी आपको क्लिक करना होगा। यदि इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो आप फॉर्म को यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इस प्रकार से देखिए आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक ही नहीं होगा। तो इसको एक बार क्लिक कर देना, तो आपको यहाँ से एक नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप पढ़ लीजिए। हमें पहले से डाउनलोड किए तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर देना। सिर्फ आपको क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ पर फॉर्म आपका ओपन हो गया है। अब आपको अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ पर फिल कर देनी है। तो आपका जो प्रथम नाम है, सभी जानकारी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिल करना है। इस प्रकार से आप फिल कीजिए। इस प्रकार से आपका जो भी 10th है उसके अनुसार फिल कीजिए। यदि आपका मिडिल नेम है, मार्कशीट में है, सर्टिफिकेट में लिखा है, तो मिडिल नेम फिल कीजिए। यहाँ पर आपका लास्ट नेम यानी सरनेम मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल कीजिए। और एक बात ध्यान देना है, आपका फर्स्ट नाम, ये आपका जो नाम है, खासकर से नाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद हम इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। फॉर्म तो आपका एडिट हो जाएगा लेकिन नाम एडिट नहीं होगा। इसके बाद अपना जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। तो आपका एक कैलेंडर आ जाएगा, अपन पहले ईयर को सिलेक्ट करना है इस प्रकार से,
जैसे यहाँ पर हम सैम्पल के लिए दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, जो भी आपका मंथ है इस प्रकार से मंथ सेलेक्ट कीजिए आपका, और यहाँ पर अपनी डेट को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका फादर्स नेम, तो जैसा आपके 10th के सर्टिफिकेट में स्पेलिंग लिखी है वो फिल कीजिए। यहाँ पर आपकी मदर्स का नाम ऐसे आपको फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी विवाहित हैं, यदि विवाहित हैं तो यस करेंगे। अब अपनी पति पत्नी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। जीवित बच्चों की संख्या सेलेक्ट करेंगे, और यदि अनमेरिड हैं तो इस प्रकार से आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे इस प्रकार से, और आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। आप यूआर हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या ओबीसी हैं, या ईडब्ल्यूएस है, तो जो भी आपकी कैटेगरी वो सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, अदर स्टेट के हैं, तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपकी यहाँ पर श्रेणी यूआर यहाँ पर रहेगी। और यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो आपकी जो भी कैटेगरी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे आप ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो अब आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं, यदि क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस करेंगे, तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे, तो आपकी पात्रता की कैटेगरी ओबीसी यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर अपनी जो जाति है यानी कास्ट का नाम है, कास्ट का नाम यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आप यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है मध्य प्रदेश सरकार का, वो यहाँ पर उसकी जानकारी आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पर जारी करते का पद नाम, तो यहाँ पर जैसे आपका जो जाति प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया, जैसे आपका एसडीएम के द्वारा तो एसडीएम या एसडीओ के द्वारा, तो इस प्रकार से आपका जाति प्रमाण पत्र पर लिखा रहता है, तो इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद अपने ज़िले को सिलेक्ट कीजिए, किस ज़िले से आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अब यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है तो वो यहाँ पर फिल करना, जैसे आपका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है तो आपका जिस प्रकार से जो एक रहता है आपका आरएस, इस प्रकार से आपका है, तो जो भी आपको इस प्रकार से पूरा नंबर इसी प्रकार से आपको सेम टू सेम फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जाति प्रमाण पत्र है जो किस दिनांक को जारी हुआ है, तो जारी होने की दिनांक, तो ये भी आपका इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेंशन रहता है, तो वही डेट आपको यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट है डिसेबिलिटी की डिटेल्स, तो क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या इससे अधिक दिव्यांग है तो यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो पर ही क्लिक करना है। अब यदि यस करते हैं तो यहाँ पर एक बोला गया कि अभ्यर्थी को जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है सक्षम प्राधिकारी या जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया, यदि किया गया तो इस प्रकार से यस करेंगे। फिर यहाँ पर डिसेबिलिटी का प्रकार देना है कि किस प्रकार की यहाँ पर डिसेबिलिटी है, और इसकी परसेंटेज भी आपको देनी है कि कितनी परसेंटेज, 40%, 50% या जितनी भी है यहाँ पर, और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। और यदि डिसेबल नहीं है तो सिंपल आपको नो पर ही क्लिक करना है, तो आपके ऑप्शन यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अन्य विवरण, तो यहाँ पर देखिए कि अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, यदि किया गया है तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यदि कभी डिवेयर किया गया है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण, यदि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह चल रहा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही इस पर भी क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर से निगम मंडल या स्वशासी संस्था में सेवारत हैं, यदि हैं तो यस, अन्यथा नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत हैं, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इस पर भी आपको नो पर ही क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी अशासकीय सेवा या निजी संस्था में, प्राइवेट संस्था में कार्यरत हैं, जॉब करते हैं तो यस करेंगे ना, अन्यथा इस पर भी आपको नो पर ही क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण, तो यदि आपके पास रोजगार पंजीयन है तो यस करेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो आपको रोजगार पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी आप इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें रीड करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक बात और, यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं लेकिन अभी आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप नो पर टिक कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो उस टाइम आपको रोजगार पंजीयन होना आवश्यक रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि बात की समस्या आपको ना रहे, तो आप अभी ही रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। और रोजगार पंजीयन कैसे आपको करना है तो आसान प्रोसेस है, चैनल पर हमने इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको देख सकते हैं, या फिर आप स्वयं यूट्यूब पर सर्च करेंगे रोजगार पंजीयन कैसे करें और चैनल का नाम कैरियर सिविल सर्विस लिख देंगे तो भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो यदि आपके पास रोजगार पंजीयन है तो यस करेंगे। यहाँ पर किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया है वो जिला यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपका जो रोजगार पंजीयन नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है प्रमाण, आपका जो पंजीयन है वो आपका किस दिनांक को आपने किया था तो उसकी डेट फिल करनी है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जो आपने रोजगार पंजीयन किया है इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ तो आपका पंजीयन नंबर रहेगा, यहाँ पर पंजीयन करने की दिनांक रहेगी, तो ये वाली दिनांक है आपको यहाँ पर फिल करना है। और यदि आपने बीच में कभी रिन्यू किया है तो रिन्यू की डेट आपको फिल नहीं करनी है, आप कार्ड में देखेंगे पंजीयन की तो पंजीयन की दिनांक आपको मेंशन रहेगी, तो वही दिनांक आपको फिल यहाँ से करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है
भूतपूर्व सैनिक का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं? यदि मध्य प्रदेश का भूतपूर्व सैनिक नहीं एक्स सर्विसमैन है तो यस आपको करना है, अन्यथा नो पर ही क्लिक आपको कर देना है। यदि यस करते हैं तो नियुक्ति की तिथि और आपकी सेवानिवृत्ति की तिथि आपको यहाँ पर फिल करनी है और कुल कार्यानुभव यहाँ पर आ जाएगा, और यदि नहीं तो नो पर ही आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन के जो इंटरकास्ट मैरिज है, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, इनके अंतर्गत अंतर जाति विवाह योजना से पुरस्कृत हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर ही क्लिक करना है। और यदि आपने ऊपर ही अनमेरिट पर टिक किया है तो आपके ऑप्शन एक्सक्लूज यहाँ से रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं? यदि हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, अन्यथा इस पर ही नो पर ही आपको टिक यहाँ से कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर। तो 4 एग्जाम सेंटर दिए गए, तो आपके अनुसार जो भी आपके नज़दीकी एग्जाम सेंटर है आपके क्रम में यहाँ पर इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता का विवरण। तो यहाँ पर सबसे पहले 10th की जानकारी फिल करनी, तो उत्तीर्ण परीक्षा का नाम। तो इस प्रकार से आप 10th पास है तो इस प्रकार से आप कैपिटल लेटर में ही हाई स्कूल भी लिख सकते हैं, हाई स्कूल, आपको स्पेलिंग चेक करते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी प्रणाली ग्रेड या सीजीपी सिस्टम है तो इसको टिक करेंगे, तो फिर आपको पूर्णांक प्राप्त फिल करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो उसको टिक करेंगे। अब यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के नाम फिल करने हैं, तो आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे आपको हम दिखाएं। जैसे आपको मान लीजिए हिंदी आपका कोमा नहीं लगाना, आपको स्पेस देना है, इंग्लिश आपका फिर संस्कृत आपका, मैथमेटिक्स आपका, साइंस, सोशल साइंस, इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। ये आप चाहें तो ये भी तरीका है, आप यहाँ पर इस प्रकार से आपको रिव्यू करके दिखा देते हैं। ऑल जनरल सब्जेक्ट, इस प्रकार से भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका पूर्णांक, तो आपके जो ग्रांड टोटल है वो कितने थे वो फिल करेंगे, आपके प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं तो इस प्रकार से हम यहाँ पर फिल करेंगे। इस पर आपको सैम्पल के लिए दिखा रहे हैं, आपकी परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। किस डिवीजन से आप पास हुए हैं तो वो डिवीजन सेलेक्ट कीजिए। आपके बोर्ड का नाम, तो जैसे आपका एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या सीबीएसई है तो सीबीएसई, या अदर स्टेट बोर्ड है तो वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट उत्तीर्ण वर्ष, तो आपने 10वीं परीक्षा किस वर्ष पास की वो फिल करेंगे, और आपका यहाँ पर रोल नंबर आपको इस वाले कॉलम में रोल नंबर फिल आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है 12th, तो यदि आपने इंटरमीडिएट पास हैं या हायर सेकेंडरी या इसके समय का कुछ कोई डिप्लोमा है तो उसको फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रकार से हायर सेकेंडरी इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, या चाहें तो इंटरमीडिएट भी फिल कर सकते हैं, या इसके समय का किसी अपने कोई डिप्लोमा किया तो वो भी जानकारी यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका वही ग्रेड है या सीजीपी है या डिवीजन है। इसके बाद अपने सब्जेक्ट के नाम लिख देंगे, तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं। सबका हिंदी फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपका इंग्लिश आपका, फिजिक्स आपका, केमिस्ट्री आपका और मैथ्स जो भी आपका है वो यहाँ पर इस प्रकार से फिल करेंगे। आपके सब्जेक्ट यदि 8 है तो 8 के सब्जेक्ट फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका पूर्णांक, तो पूर्णांक आपके कितने थे वो फिल कीजिए। आपके प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्तांक फिल कीजिए और आपका परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन, तो किस डिवीजन से पास हुई वो फिल कीजिए। आपका बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे, एमपी बोर्ड तो एमपी बोर्ड, और उत्तीर्ण वर्ष और आपका रोल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट ग्रेजुएशन, तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है वो फिल करेंगे। तो जैसे मैंने मान लीजिए आपने बीए किया है तो बीए फिल करेंगे, और इसी प्रकार से बीएससी किया है तो बीएससी फिल करेंगे। कहने का मतलब जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अब आपका ग्रेड सिस्टम या सीजीपी सिस्टम है वो फिल करेंगे, इस प्रकार से टिक करेंगे। और यदि डिवीजन सिस्टम है तो डिवीजन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नाम लिखना है। तो जैसे आपका सब्जेक्ट जो भी रहे आपकी मेजर सब्जेक्ट, तो जैसे आपका रहा है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए केमिस्ट्री आपका और आपका मैथ्स, इस प्रकार से फिल करेंगे। और यदि इसी जगह पर आपका बीए है, ऐसे आपने जैसे बीए किया है तो बीए में आपके मेजर सब्जेक्ट कौन से रहे वो फिल करेंगे। जैसे आपका हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल के लिए हिस्ट्री आपका, पॉलिटिक्स आपका और आपका जियोग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं इसी प्रकार से आपको फिल आपको कर देना है। इसका नेक्स्ट पूर्णांक, तो आपके जो भी पूर्णांक रहे हैं यहाँ पर पूर्णांक फिल करेंगे। आपके प्राप्तांक और आपके परसेंटेज आ जाएगा। किस डिवीजन से पास हुए हैं तो वो डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। और आपका जो यूनिवर्सिटी है आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से आप फिल कर देंगे। इस प्रकार से जो भी आपकी यूनिवर्सिटी इस प्रकार से यूनिवर्सिटी का नाम आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट उत्तीर्ण वर्ष आपने ग्रेजुएशन कब किया वो और आपका रोल नंबर, इतना आपको काम कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अब आपने इनमें से एमए किया है या एमएससी किया, जो भी आपने किया वो फिल करेंगे। और यहाँ पर देखिए वो ग्रेड या सीजीपी सिस्टम वो टिक करेंगे। और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, तो आपने किस सब्जेक्ट से एमए किया है तो आपका वो यहाँ पर आपको फिल कर देना। इस प्रकार से आपका जो भी सब्जेक्ट रही है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका वही पूर्णांक, प्राप्तांक आपका, परसेंटेज आपका, किस डिवीजन से पास हुए तो फर्स्ट है और इसमें सेकेंडरी सिस्टम है। यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम
रोल नंबर और पासिंग ईयर, इतना काम आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है यात्रा भत्ता का विवरण। तो क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं जो केवल मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं, जिसमें SC हुए, ST हुए, OBC, नॉन क्रिमिनल और दिव्यांग। यदि आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं तो एस करेंगे, और नहीं भी लेना चाहते तो नो पर टिक करेंगे, और लेना चाहते तो एस कर देंगे, कोई यहाँ पर समस्या आपको नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बैंक विवरण। तो बैंक अकाउंट की जानकारी फिल करनी है, और जिसके नाम से ये फॉर्म फिल हो रहा है उन्हीं अभ्यर्थी की जानकारी फिल करनी है, किसी अदर पर्सन की जानकारी फिल नहीं करनी है। तो यहाँ पर बैंक का नाम फिल करेंगे सिंपल सा, इस प्रकार से, जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रकार से फिल करेंगे। आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो बैंक का नाम फिल करेंगे। यहाँ पर IFSC कोड फिल कर देंगे। अब IFSC कोड आपका बैंक की पासबुक के जो फ्रंट पेज है उस पर लिखा रहता है तो वो फिल कीजिए। यहाँ पर शाखा का नाम, तो ये भी आपका बैंक की पासबुक पर ही लिखा मिल जाएगा, वो फिल कीजिए। ब्रांच कोड, ये भी आपकी पासबुक पर लिखा रहता है तो वो फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट खाता धारक का नाम, तो यहाँ पर आपका नाम फिल करना है। अब इसमें भी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, आपको पहले दिखा देते हैं। तो जैसे आपका नाम जो भी है, जैसे हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से अजय कुमार फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आपने इस प्रकार से नाम लिखा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं हम इस प्रकार से। तो आपने इस प्रकार का नाम लिखा दी, यदि ऐसा लिखते हैं और दूसरा यहाँ पर लिखते हैं तो कोई समस्या नहीं, आपका नाम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लेकिन यदि इस प्रकार का लिखा है आपने और एक यहाँ पर स्पेस रहता है, यहाँ पर देखिए इसको एक इस प्रकार का स्पेस दिखता है, तो आपको यहाँ पर एक एरर आएगा बार बार कि खाता धारक का नाम ऐड करें, अकाउंट नंबर का ऐड करें, इस प्रकार से आएगा। तो यही आपको चेक कर लेना है। यदि इस प्रकार का स्पेस दिख रहा है तो आपका इस आगे नहीं बढ़ेगा, आपको इसको रिमूव कर देना है यदि इस प्रकार का है। और आगे भी चेक कर लेना है, यहाँ पर भी कोई स्पेस यहाँ आ रहे, यहाँ पर आगे सॉरी, तो यहाँ पर आप इसको रिमूव करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट आपका खाता संख्या, तो यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर आप फिल कर देंगे यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट आपकी बैंक पासबुक, तो जो आपकी बैंक की पासबुक है फ्रंट पेज जिसमें आपका नाम लिखा है, अकाउंट नंबर लिखा है, तो उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। और साइज़ इसकी देखिए JPG फॉर्मेट में, और 200 के बीच यहाँ पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको कैसे रिसर्च करना है, तो आगे इसके हम डायमेंशन आपको दिखा देंगे और उसका आगे हम प्रोसेस दिखा देंगे, तब कैसे इसको रिसर्च करेंगे, तो भी इसको देख लीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट आपका वर्तमान पता, तो यहाँ पर अपना राज्य को सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी स्टेट है इस प्रकार से आपका राज्य आ जाएगा। यहाँ पर अपना जिला को सिलेक्ट करेंगे, ये वर्तमान पता यानी कोरोस्पोंडिंग एड्रेस आपका। इसके बाद नेक्स्ट आपका पता, तो पूरा एड्रेस आपका गली मोहल्ला कॉलोनी सब कुछ फिल कर देना है। यहाँ पर अपना पिन कोड फिल कर देंगे, और यहाँ पर अपना लैंडमार्क को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। लैंडमार्क मतलब जैसे कोई स्ट्रीट है, कोई पेड़ है या टैंक है, इस प्रकार से वाटर टैंक है, वो फिल करेंगे। यदि नहीं है तो सिंपल आप नो मार्क्स इस प्रकार से भी फिल आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्थायी पता, यदि आपका ये ऊपर वाला वर्तमान पता और ये नीचे वाला स्थायी पता दोनों सेम है तो उस पर टिक कर देंगे, तो दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यदि अलग अलग हैं तो अलग अलग भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपकी फ़ोटो, तो आपकी जो पासपोर्ट साइज़ की रिसेंटली फ़ोटो है, और कोशिश कीजिएगा फ़ोटो में आपका नाम भी लिखा रहे और 3 माह से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो ना हो। और आपको टोपी, काला चश्मा, हेड, आपको कुछ भी आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ पर आपको स्कैन करके यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, और फोटो की मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद इसको टिक कर देना है। अब फोटो सिग्नेचर की डायमेंशन आपको एक बार हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमने डायमेंशन निकाल के यहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपकी फ़ोटो है तो फोटो की इसकी हाइट आपको रख देना है, आपका विड्थ रख देना 414 और हाइट रख देना 509। और कोशिश कीजिए आपकी साइज़ यहाँ पर जो है 80-90 KB के आसपास रहे, तो आपकी फ़ोटो ब्लर नहीं दिखेगी और आपकी फ़ोटो भी क्लियर दिखेगी। और सिग्नेचर का डायमेंशन रख देना, इसकी जो हाइट है, इसकी विड्थ है यानी जो चौड़ाई है ये वाली 591 रखेंगे, और हाइट आपको इस प्रकार वाली इसको 236 रख देंगे, और इसकी साइज लगभग 63 KB, 70 KB, 80 KB इस प्रकार से रखेंगे, तो आपकी सिग्नेचर यहाँ पर ब्लर नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो पासबुक है, तो पासबुक की हाइट और विड्थ को, ये वाली जो आपकी है इसकी हाइट रख देंगे आप 800 पिक्सल, और विड्थ आपकी चौड़ाई रख देंगे 700 पिक्सल, और इसकी साइज भी आपको 85 KB या 90 KB के आसपास आपको रख देना है। और रखने के बाद एक काम और आपको कर देना है, जो फाइल का नाम होता है इसको भी चेंज करना होगा। आपको हम दिखा देते हैं, जैसे आपको सभी के में ऑप्शन होता है, तो फाइल का नाम यानी फोटो का नाम, यदि इस प्रकार का कुछ लिखा है तो यदि फोटो है तो फोटो लिख देंगे, इस प्रकार से फोटो लिख देंगे। सिग्नेचर है तो सिग्नेचर रख देंगे, और इसके बाद जो जितना भी स्पेस है सभी को आप रिमूव कर देंगे। अब बात आती है कि इसको आप रिसर्च कैसे करेंगे। तो रिसर्च करने के लिए हमने चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं, उनमें से किसी एक वीडियो की लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसमें आप क्या करेंगे, जो उस वीडियो में हमने आपको डायमेंशन बताया वो भी ट्राई कर सकते हैं, और इन वाले डायमेंशन को भी ट्राई कर सकते हैं, और आप इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका MPPSC ने यहाँ पर कोई फिक्सन नहीं बताया है, तो इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और यहाँ पर इसी प्रकार से करेंगे तो आपके अपलोड यहाँ से हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे, और आपका जो एक्टिव ईमेल ID वो यहाँ से आप फिल कर देंगे। इसका नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन दिया है घोषणा, इसको टिक कर देना है, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का हमने डायमेंशन आपको बता ही दिया है, इसी प्रकार से सिग्नेचर अपलोड करना है 100 KB तक। तो यहाँ पर गैलरी से ब्राउज करके सिलेक्ट करेंगे,
और यहाँ पर अपना अपलोड आप कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपका सिग्नेचर यहाँ पर शो होने लगेगा, इसी प्रकार से आपकी फोटो शो होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए फाइल का नाम यहाँ पर कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो वही आपको जो बताया प्रोसेस, आपको यही रिमूव करना है। सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर आप आ जाएगा, या आप इस प्रकार से SGN यानी सिग्नेचर लिख सकते हैं, फोटो PHTO इस प्रकार से लिख सकती हैं। इसके बाद आपको जो इसको आपको टिक कर देना है और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार के पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर अपना नाम देख लेना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी जेंडर, कैटेगरी, सब कुछ आपको चेक कर लेना। खासकर आपके नाम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि नाम में मिस्टेक हो जाती है तो बाकी फॉर्म तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपके नाम एडिट नहीं होगा। तो आपका यदि सब कुछ सही तो ओके पर क्लिक करेंगे, और यदि कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके इसको आप सुधार लीजिए। आपका सब कुछ सही तो ही आपको फिर ओके पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब सबसे ऊपर की ओर देखेंगे आप तो आपको फोटो दिखेगी, नाम दिखेगा और भुगतान नहीं इस प्रकार का दिखेगा। लेकिन इस प्रकार का जब फॉर्म आपको दिख रहा है ऊपर देखिए, तो आपको एक आवेदन क्रमांक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। अभी हमने सिक्योरिटी पर्पस से वही आपको नहीं दिखाया है, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद अब एक बार फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक अभी भी हो गई है तो इस फॉर्म की फीस पेमेंट मत कीजिए। अब दोबारा इसके नया फ्रेश फॉर्म फिल कर दीजिए, तो ये फॉर्म आपका ऑटोमेटिक आपका रिजेक्ट हो जाएगा कुछ दिन बाद। और जो जिसकी आप फीस पेमेंट करेंगे वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा। इतना काम आपको कर लेना है और आपका सब कुछ सही है तो फिर आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है। अब चूँकि यहाँ पर हम आपको रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखा रहे हैं, यदि आप अनरिजर्व से अप्लाई करेंगे तो आपको फीस अलग दिखेगी 540 रुपये के आसपास। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड किसी भी माध्यम से, जैसे UPI से करना है तो UPI पर टिक करेंगे, और इसके बाद आपको जो पेटीएम दिख रहा है, और यदि आपको QR कोड, जीपे, फोनपे से करना है तो सेकंड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करेंगे आप। इसको तक इस प्रकार की फीस आपको दिखेगी। आप चाहें तो नेट बैंकिंग या UPI या आपको QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड शो होने लगेगा। उस QR कोड को स्कैन करके किसी भी मोबाइल फ़ोन से जिसमें फ़ोनपे या जीपे है, और अपनी फीस को पेमेंट आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको QR कोड दिखेगा, इस पर शो पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड शो होने लगेगा। उसी QR कोड को ही आपको स्कैन करना होगा। अब फीस पेमेंट करने के लिए, और मान लीजिए यदि वहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाए, बाहर आ चुके हैं, तो आपने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया। अब वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे आप, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ से भी फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिखा देते एक बार, तो इस प्रकार से पेज दिखेगा। आपको सिंपल जो एप्लीकेशन नंबर वो फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए, इस कैप्चा को फिल करके आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अपनी फीस यहाँ से आप पेमेंट कर सकती हैं। और पेमेंट करने के बाद जैसे पेमेंट करते हैं तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है और रजिस्टर ईमेल आईडी, उस पर एक कन्फर्मेशन आपका मैसेज आएगा, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर भी आपका लिखा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भी चेक कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए, आपने पेमेंट करने के बाद दोबारा से इसी फॉर्म को रिप्रिंट करना चाहती हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन और दिख रहा है, डुप्लीकेट रिसीट या व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। इस पर क्लिक करके भी अपने फॉर्म को रिप्रिंट कर सकती हैं। और मान लीजिए यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया है और आप एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं तो एक ऑप्शन और आपको यहाँ पर दिख रहा है, नो यूर एप्लीकेशन नंबर। इस पर भी आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो आपका इस प्रकार से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एग्जाम में आपको असिस्टेंट आपका रजिस्ट्रार 2025 एग्जाम को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे और अपनी डिटेल्स को यहाँ पर फिल कीजिए। आपका नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, जेंडर, कैटेगरी, और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा। वही एप्लीकेशन नंबर आपका फॉर्म को रिप्रिंट करने में आपको काम आएगा। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। और जो ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करते हैं इसका प्रिंट आउट और PDF भी सेव करके रखना है। और इसको आपको अभी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको भेजना होगा। अभी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से